स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई, आज हम आ गए हैं हम अपने आरआरबी ग्रुप डी 2026 के इस 28 दिन की सीरीज के सेट नंबर 7 पर। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेट के माध्यम से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स PYQ जो कि रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो पिक करके मैं आपको मेरे भाई इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सेट करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। वही क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूँ और वही मैं आपको करा रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी ये सेट नंबर 7 है, इससे पहले 6 सेट आप जिस भाई ने भी देखे हैं, है ना, तो आपको पता लग गया होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, जो कि PYQ को मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है, रेलवे में आए हुए विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई। तो आप सभी, और जैसा कि मैंने वादा किया कि एग्ज़ाम से पहले हम 28 सेट पूरे करेंगे और एक सेट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लगभग 700 कुछ प्रश्न करके यहाँ 28 सेट के माध्यम से 700 प्रश्न हम कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। और जो भी भाई ये सेट देखकर चला गया तो समझो उसका मैथ में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2026 में मैथ में पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, जिसमें से मैं ये बात आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जो भाई देख के जाएगा ना, समझ लो उसके 25 नंबर पक्के हो गए। वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम इतना बड़ा हो गया मेरे भाई, इसका लेवल कुछ अच्छा आने लगा है। क्यों? कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में पड़ता है। इस वजह से एक एक सीट पे, एक एक वैकेंसी पे मेरे भाई कम से कम 350, इस बार आपने देखा होगा जो कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 2024 वाला, उस एक सीट पे 350 बच्चा फाइट कर रहा था। इस वजह से कट ऑफ हाई जाती है ना। तो मेरे भाई मैं कहता हूँ कि आप ये सब सारे सेट देख के जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपको कहीं आप पढ़ रहे होगे तो वो आपको पेड बैच में दिए जाते हैं। प्रश्न मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ, इन 28 सेटों में वो अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ। 700 मतलब आपके 700 प्रश्न हो जाएंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हो जाएंगे कि आप वाकई तहलका मचा दोगे अपने ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर में। तो जिस भाई ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट किया करो मेरे भाई, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, उस कमेंट का मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। आपके कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ और दूंगा भी। तो आप जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे आने वाले सेटों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम से उनको देख सकें। तो चलो, आज का सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, कहता है कि यदि AX² - 8x - 8 को x+2 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 24 रहता है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ALP 2024 में पूछा गया। तो मेरे भाई देखो, इसको, ये एक द्विघात समीकरण है, AX² - 8x - 8 को जब x+2 से विभाजित किया जाता है ना, तो शेषफल यानी रिमाइंडर 24 रह जाता है। तो A का मान बताना है। तो मेरे भाई आप जानते हो कि अगर मैं कोई नंबर है n, ठीक है, कोई नंबर n है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई नंबर n है, अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर, मैंने कह दिया कि मेरा रिमाइंडर बच जाता है 1, है ना। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 रह रहा है ना। तो रिमाइंडर 1 रह रहा है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर में ये 1 ज़्यादा है। अगर मैं इस नंबर में से इस 1 को माइनस कर दूँ ना, तो ये रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, और रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब 5 से वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यही है कि अगर मैं इस द्विघात समीकरण को x+2 से विभाजित करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 24 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इस वाले द्विघात समीकरण से, इस नंबर से मैं उस 24 को माइनस कर दूँ, घटा दूँ, तो ये x+2 से क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा।
और जब ये x+2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूँ कि इस द्विघात समीकरण का ये x+2 एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर दूँ, पहले तो इस नंबर में से 24 को माइनस कर दूँ। तो जब मैं 24 को माइनस करूँगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ax² माइनस 8x माइनस 8 है ये, और इसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दूँ, क्योंकि यही तो ज़्यादा है तभी तो बच रहा है। अगर इस ज़्यादा को मैं हटा दूंगा तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको हटा दूँ, उसमें से माइनस कर दूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ax² माइनस 8x, और माइनस में कितना हो जाएगा, 32। यानी अब ये जो नंबर है ना, अगर मैं इस x+2 से डिवाइड करूँगा तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो मेरे भाई मैं इसकी x+2 को, क्योंकि ये फैक्टर बन जाएगा इसका x+2, तो मैं कह सकता हूँ कि x+2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू मेरे भाई मैं क्या ले लूँगा, -2। अब ये -2 मैं इसमें रखूँगा और सॉल्व करूँगा तो मेरे भाई ए का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर बन गया, ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो अब मैं -2 की वैल्यू रखता हूँ। अब -2 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 4 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4a, ठीक है। और -2 की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो यहाँ भी माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 8 16 हो जाएंगे, 2 8 16, एक्स की वैल्यू रखते हुए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और -32 बराबर 0। अब मैं क्या करूँ, अब देखो +16 में -32 घटाऊँगा तो मेरे भाई क्या आएगा, -16, है ना, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से जब इसमें जोड़ूंगा तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 16 बराबर 0। अब मैं 16 को धर ले जाऊँ तो 4a बराबर हो जाएगा प्लस का 16, और a बराबर जब डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 से चला जाएगा कितने पे, 4 पे, तो मेरे भाई a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, वो सॉरी 4, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, a की वैल्यू 4, यानी ऑप्शन सी मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं, एक एक चीज़ बारीकी से समझ कर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, कहता है कि एक टैंक में 3 पाइप A B C हैं। पहला पाइप A खाली टैंक को 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप B टैंक को 10 घंटे में भरता है, और तीसरा पाइप पूरे टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। यानी 3 पाइप हैं हमारे पास, A B और C। तो पहला पाइप भरने का काम कर रहा है, कितने घंटे में भर देता है, 8 घंटे। तो मैं इसे प्लस से बता देता, लगा के बता दे रहा हूँ कि ये भरने का काम कर रहा है, प्लस का मतलब है भरना, जोड़ना, ठीक है। दूसरा पाइप B ये भी भरने का काम करता है, 10 घंटे में भर देता है। तीसरा पाइप C इसे खाली करता है, तो ये करता है 20 घंटे में। तो हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 10 और 20 का 40। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, यानी +5 यूनिट पर आवर, मतलब ये जो भरेगा इसकी क्षमता आ जाएगी 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा। और बी कितना भरेगा, +4, तो 10 से 4 40, 4 पे जाएगा। और 20 से ये कितने पे जाएगा, 2 पे, तो ये खाली करने का काम कर रहा है, तो 2 यूनिट खाली करेगा पर घंटे, पर आवर। अब देखो उसने पूछा है हमसे कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई हमें भरना कितना है, 40 यूनिट, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो देखो ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो यानी 1 घंटे में टोटल ये तो दोनों भरेंगे 9 यूनिट, 5 और 4 9, लेकिन उसी 1 घंटे में ये भी तो चल रहा है ना साथ, तो ये क्या करेगा, खाली करने का काम करेगा, यानी 9 में से ये 2 माइनस कर देगा, 2 निकाल देगा उसमें से, तो कितना भरेगा 1 घंटे में, 7 यूनिट। यानी मेरे भाई 1 घंटे में 7 यूनिट पानी जाएगा, तो हमें कितने टाइम लगेगा ये उसने पूछा। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ऑप्शन इसी रूप में दिया है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, अगर आप करोगे तो ये आएगा 40/7 आवर्स आपको लग जाएंगे, यानी ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, 40/7 घंटे इतना टाइम लगने वाला है पूरे टैंक को भरने में। आज का तीसरा प्रश्न है मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। कहता है कि यदि किसी सेट का माध्य और बहुलक क्रम से 5 और 8 हैं, आनुभाविक संबंध का प्रयोग करके माध्य का ज्ञात कीजिए। मतलब कि मीन और मोड आपको दिए गए हैं, जो कि 5 और 8 हैं रेस्पेक्टिवली क्रम से, और वो कहता है कि रिलीवेंट एम्पेरिकल का मतलब होता है कि आनुभाविक संबंध जो बहुलक मोड और माध्यिका में जो संबंध होता है उसका प्रयोग करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखो आपको पता होगा क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका
टू माध्य। माध्य होता है, इसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, सॉरी मीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीन। इसको कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मोड। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है? माध्य और बहुलक दिया है, यानी मीन और मोड दिया है। तो मोड कितना है? क्रम से लिखा है ना, तो क्रम से पहले माध्य है कितना? 5। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो -2 मल्टीप्लाई 5, और माध्य का है नहीं, निकालनी है तो 3, मीडियन में एम से कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ, 3 मीडियम हमें ये निकालना है। ठीक है, बराबर बहुलक यानी मोड कितना है? 8। तो अब ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस का 10, और ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 बराबर 3 मीडियन हो जाएगा। और हमें मीडियन चाहिए तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने पे जाएगा? 6 पे। यानी हमारी मीडियन जो माध्य का है वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा मेरे भाई। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, RRB JEE 2018 में पूछा गया। कहता है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 10 गुना है, और LCM और HCF का योग 451 है। यानी उन दोनों का सम दिया है, LCM का और HCF का। यदि संख्याओं का योग 287 है, तब उन दो संख्याओं में से एक संख्या है, यानी एक नंबर बताना है। वो नंबर क्या? दोनों नंबर नहीं पता, लेकिन उनमें से एक नंबर उसने पूछा है। देखो मेरे भाई, अगर मैं कह दूँ लेट दो नंबर X और Y हैं, ठीक है, अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना। और उनका उसने बोल दिया कि LCM HCF का कितना है? 10 गुना है। अगर HCF को मैं X कह दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 10X। ठीक है, और उसने बोला है कि LCM और HCF का योगफल 451 है, यानी इनका जोड़ है 451। तो मैं इनको जोड़ दूंगा तो कितना, किसके बराबर रख दूंगा? 451 के। जहाँ से मेरे भाई मैं X की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 11X, और ये 451। अब मैं X की वैल्यू निकालूंगा तो 11 से ही कट जाएगा, कितने पे? 11 चौक 44, एक बचेगा, और 11 कम 11, यानी X की वैल्यू आ गई 41। तो मेरे भाई इनका HCF तो आ गया 41, और LCM कितना हो जाएगा? 410। ठीक है, अब उसने हमें दिया है कि दोनों नंबरों का योगफल 287 है, यानी X + Y बराबर 287 है। तो मैं यहाँ से XY निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है। अब क्या फॉर्मूला होता है ये? कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर उन जो दो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आता है? उनके LCM और मल्टीप्लाई HCF के। मतलब उनके LCM और HCF का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है। तो नंबर तो मुझे नहीं पता, मैं कह दूं X और दो Y, और X और Y लिए थे तो XY मल्टीप्लाई करूँगा, XY बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 410 मल्टीप्लाई 41। तो जब इनको इस मल्टीप्लाई करूँगा तो आप जानते हो, तो 41 का स्क्वायर, यानी 41 यहाँ 41 यहाँ है, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 1681। कितना होता है? 1681, यानी 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो एक जीरो, तो हो जाएगा 16,810। ठीक है, यानी XY पता लग गया और X + Y पता लग गया। अब देखो मेरे भाई, अगर आप इसको एक द्विघात समीकरण, आप जानते हो कि किसी भी द्विघात समीकरण के आपको मूल पता हो, यानी X + Y पता हो और XY पता हो, तो एक इससे आप क्या बना लेते हो? द्विघात समीकरण। यानी किससे बनता है? x² माइनस में आता है उन मूलों का योग, मूलों का योग बोला यानी 287, तो ये आएगा माइनस में 287, सफिक्स में x होता है गुणांक में, प्लस आता है क्या? XY कितना है ये? तो ये बन जाएगा 16,810 बराबर 0। तो ये मेरे भाई द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण से आपको x की वैल्यू निकाल लेना एंड नंबर पता करना आपको टफ हो जाएगा, क्योंकि इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आसान नहीं होता, जल्दी से आंसर नहीं निकाल सकते आप, तो ये तो टफ हो जाएगा। तो अब कैसे करें? तो मैं बताता हूँ, आप सबसे बेहतर सजेस्ट करूँगा मैं आपको, क्या करना है कि आप ऑप्शन से चूज करो, ऑप्शन पकड़ो। अब देखो, हमें X + Y बराबर 287 करना है और उनका मल्टीप्लाई करना है कितना? ऐसे नंबर चाहिए जिनका जोड़ करने पर 287 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16,810 आ जाए। तो कौन से वो नंबर होंगे? तो देखो, अगर मैं X की वैल्यू 164 ले लूँ, पहले मैं रखता हूँ X की वैल्यू 164, तो Y की वैल्यू क्या ले लूँगा? इसमें से इसको माइनस करूँगा, कितना आएगा? 4 में 4 7 में 4 गए 3, और 8 में 6 गए 2, और 2 में से 1 गए, यानी दूसरा नंबर में कितना ले लूँगा? 123। अगर ये नंबर मेरे होते, इन दोनों में से एक नंबर तो पूछा है ना, ये ऑप्शन किसके होंगे? उस एक संख्या के होंगे जो उसने बोला है कि कौन सी होगी। तो मैंने ले लिया कि अगर 164 एक संख्या तो दूसरी क्या होगी? घटा के आ जाएगी, ये होगी।
तो मेरे भाई ये तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इनका मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 16,810। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो यहाँ क्या है 3, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा। वो आपको क्या चाहिए 0, तो क्या मेरे ये ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं, है ना। अगर मैं 123 लूँ तो देखो भाई वही बात बन जाएगी कि अभी 164 लिया तो दूसरा नंबर क्या है 123, अगर मैं 123 लूँगा तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 164, फिर भी यूनिट डिजिट 2 बनेगा। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं। अगर मैं 41 लूँ, एक्स की वैल्यू 41 मानो एक नंबर 41 ले लूँ, तो प्लस दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसमें से माइनस करके, तो 7 में से 1 माइनस करूँगा 6 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, और 2 में 2 आ जाएगा यानी 246 दूसरा नंबर होगा। तो क्या देखो मल्टीप्लाई करके 6 कम 6, हमें चाहिए 0, क्या ये होगा, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 82, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप करके देख लो, अगर आप 82 लोगे ना तो प्लस दूसरा नंबर क्या आएगा 205, घटाओगे तो 205, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे 0 भी आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10, यानी आपका एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन ए। तो एक संख्या आपकी कौन सी है 82 है। अगर दूसरी पूछ लेगा तो दूसरी कौन सी है 205, यानी 2 नंबर वही है 82 और 205, जिनका जोड़ करने पर 287 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 16,810 आएगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको क्या करना है कि आपको उनका मल्टीप्लाई निकाल के और उनका सम से आपको ऑप्शन से जाना है, सबसे बढ़िया काम है ऑप्शन से जाना, और जल्दी से अपना क्वेश्चन को टिक करना, आंसर को, और आगे बढ़ना। तो सोच लो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो पूछे गए हैं, और ये मेरे नहीं है, PYQ है मेरे भाई, PYQ। और बार बार आपको पता है कि हम जो भी पेपर किसी का भी उठा के देख लो आप, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कुछ भी हो, लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आपके PYQ होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार रिपीटेड जो पेपर बनते हैं ना, नए नए पेपर जो हर बार एग्जाम लिए जाते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाया जाता है, कम से कम 70 to 80% उसमें PYQs होते हैं। नए क्वेश्चन तो 20% के 10-20% के आसपास होते हैं। इस वजह से कह रहा हूँ मैं, अच्छे प्रश्न आपके लिए पिक करे हैं, कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ऐसे वैसे होते हैं मेरे पास है, वो भी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ कि उनमें तो हर बच्चा उनको कर लेता है, तो उन पर टाइम वेस्ट करना क्यों, है ना। अगर असली फाइट आती है इन अच्छे क्वेश्चनों पे, इन अच्छे क्वेश्चनों पे फाइट में बच्चा अगर जो इनको कर लेगा, जो बच्चा समझो एक इनको कर रहा है अच्छे प्रश्नों को, जो बच्चा सॉल्व करेगा एग्जाम में, तो क्या वो इजी पे प्रश्न नहीं कर पाएगा, है ना। तो इजी भी कर लेगा, जब इनको कर लेगा तो इजी भी कर लेगा। तो इजी पे फाइट नहीं है, फाइट है यहाँ आके, जहाँ जहाँ हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 4 या 5 प्रश्न ऐसे जरूर मिलेंगे जहाँ वो आपको पीछे करा देंगे, अगर आपने नहीं अच्छे से करे तो। आपको पता है आज के मेरिट इतने हाई जा रहे हैं कि आप पॉइंट 0.01 से भी उस लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं। तो मेरे भाई इसलिए कह रहा हूँ, आप इन सेटों को देखो, पूरा देखो, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, पूरा देखते समय उन चीज़ों को खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, रोको, और पहले खुद से सॉल्व, मेरे करने से पहले, वीडियो देखने, सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसको खुद स्वयं उसको सॉल्व करो एक बार, फिर उसका सॉल्यूशन देखो कि मैंने कैसे कराया है। तो तब आपको एग्जाम में इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई, तब आप बोलोगे कि हाँ बाकी कुछ प्रश्न कराए थे उनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला और इतना बेनिफिट हमें एग्जाम में हुआ कि हमने देखते ही क्वेश्चन के आंसर लगा दिए। और अपना कमेंट जरूर दिया करो, कमेंट किया करो, फीडबैक दिया करो, जिससे मुझे पता लगे और मैं और अच्छे बेहतरीन कंटेंट को आपके सामने प्रोवाइड कराऊँ अच्छी तरीके से। अब आप देख रहे हो मुझे कितनी मेहनत लगती है, हर एक क्वेश्चन को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूँ अपने हैंड राइटिंग में, ये मेरे लिखे हुए आए हैं। और आपको मैं सेट के माध्यम से 25 प्रश्न करा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई जब मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ना, तो मेरे लिए कितने प्रश्न हो गए पता है, 50 हो गए। क्यों कि मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख रहा हूँ अपने हैंड राइटिंग में, तो मेरे लिए तो 50 हो गए। और मैं आपके सेट को कितने काउंट करा रहा हूँ, 25, है ना। तो मेरी तो मेहनत आप समझ सकते हो कितनी लग रही है। 25 क्वेश्चन अपने हैंड राइटिंग में लिखना, है ना, बाकी मेहनत है कि नहीं है। तो बस आप इस मेहनत को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करो मेरे भाई, मुझे उम्मीद भी है कि आप सपोर्ट करोगे। तो बस, और आपकी सपोर्ट कितनी है, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना आपका है और बाकी मेरा है, मतलब बाकी सब मुझे कराना है, बस आपको इतना कर देना है, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो।
नहीं लग रहा है तो मेरे भाई कोई बात नहीं, आप कहीं और से भी देख सकते हो, कहीं और से भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप जब पढ़ोगे ना कहीं से भी, चाहे पेड बैच में चाहे कहीं और किसी यूट्यूब चैनल से, है ना, तो ये आपको यही सब देखने को मिलेगा जो मैं अभी करा रहा हूँ सेट के माध्यम से। और सेट लगा लेना, बहुत पेपर से पहले सेट कर लेना, बहुत ही समझ लो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपका रिवीजन सारे आपके मतलब PYQ में करा रहा हूँ, सारे टॉपिकों से प्रश्न हैं, अलग अलग टॉपिकों से, तो एकदम रेंडमली हमारे सामने जो प्रश्न आ जाता है किसी भी चीज़ का, चाहे एडवांस का आ जाए, किसी भी चैप्टर अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर का आ जाए, तो उस पर एकदम से अप्रोच लगाना, है ना, काबिल तारीफ है। क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी तरह से तो अप्रोच लगानी है, वही तो प्रश्न आने, एक चैप्टर से तो आने नहीं है हमारे सामने, कभी कोई सा प्रश्न आएगा, कभी एडवांस से आएगा, कभी कहीं से आएगा। तो वही तो सेट में होता है। सेट में कराने का मतलब क्या है, यही तो है कि हम बच्चे के सामने वो रेंडमली एकदम क्वेश्चन कहीं का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, और किसी भी एडवांस का या अर्थमेटिक का कोई आए, तो बच्चा उस पर क्या अप्रोच लगा के सही कर रहा है उसको जल्दी से। सेट का मतलब ये होता है। तो वही मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। तो बस अब आज का 5वां प्रश्न हम करते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। बस आपका एक वही लाइक शेयर कमेंट, चैनल सब्सक्राइब, अपने यारों दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल जो भी कुछ आप चलाते हो, जितने भी ग्रुप हैं सब पे शेयर कर दो वीडियो एकदम से जी जान लगा के। कितने दिन बचे हैं आपके पास अब एग्ज़ाम के लिए, 10 से 15 दिन मान लो, 15 दिन कड़ी मेहनत करके लग जाओ, सारे सेट देख डालो, और मैं आपको 3 तारीख से पहले पहले ये 28 सेट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो सारे सेट देख के जाओ, 700 प्रश्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके जाओगे, तो बाकी 25 प्रश्न ही तो आने हैं पेपर में। 700 में से 25 कितने अच्छे आएंगे, करके नहीं आ पाओगे, और 700 में अच्छे अच्छे करा रहा हूँ आपको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना 5वां प्रश्न करते हैं आज का। RRB NTPC 2025 में पूछा गया, कहता है एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। यानी पंचभुज यानी पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। तो पेंटागन होता है जिसकी 5 भुजाएं, सम पंचभुज बोला है ना, तो जिसकी 5 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी इस तरीके का एक पेंटागन होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 2a है। तो ये सब बराबर होंगी, तो सबकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2a, है ना। कितनी भुजाएं हैं, 5। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, हम परिमाप कैसे निकालते हैं किसी भी फिगर का, चाहे ट्रेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सबको क्या कर देते हैं, साइडों को जोड़ लेते हैं। यानी कितनी साइड हैं, 5 साइड हैं, वो भी बराबर। तो एक भुजा की लंबाई 2a, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2a × 5 बराबर 10a। तो मेरे भाई 10a सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। देखो, कहता है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है, ठीक है। उसी साधारण ब्याज की दर पर कौन सी धनराशि 3 वर्षों में कुल 6,000 रुपये का मिश्रधन हो जाएगी। उसने ये पूछा है कि हमें वो अमाउंट बता, मतलब वो प्रिंसिपल बता दो जिस पर 3 वर्षों में वो अमाउंट क्या बन जाए, 6,000 रुपये बन जाए। तो पहले उसने बोला है कि 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है। अगर मैं पहले कह दूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है और SI है, प्रिंसिपल 6 यूनिट है और SI 1 यूनिट है, यानी सिंपल उस पर 6 प्रिंसिपल पे 1 मुझे ब्याज मिल रहा है, तो यानी यहाँ से मैं रेट निकाल लूँगा, क्या 1/6 का रेट क्या आ जाएगा, 100 करके कितना आता है, 16 सही 2/3%। 6 पर 1 का ब्याज तो रेट निकल जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये रेट तो निकल गई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16×3 = 48, 50/3%। लेकिन ये रेट कितने साल की है, 6 साल की। ये बोला था ना 6 साल के लिए, तो ये 6 साल की रेट है, तो मुझे चाहिए 1 साल की रेट। तो 1 साल से मैं 6 का क्या कर दूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो 6 नीचे आ जाएगा, यानी 6 या 18। तो ये होगा, अब ये 2 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ऊपर 25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25, 2 से कटेगा 50, 25 पे, और 2 तिया 6, ये 3 पे कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 पे कट जाएगा ना, 3 3 9, तो 25/9% इसकी क्या आ जाएगी, 1 साल की रेट आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये आ गया आपका रेट। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसने बोला है कि 3 साल में उसी रेट पर, जो भी रेट ये थी उस रेट पर 3 साल में मूलधन मिश्रधन क्या बन जाना चाहिए, 6,000। तो मैं राशि बता दो, राशि कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था।
तो आप जानते हो कि अगर ये मेरी रेट फ्रैक्शन में ना होती, मैं कह दूँगा अगर मेरी रेट समझाने के लिए कि मेरी रेट अगर 5% है और मुझे 3 साल का क्या बताना है, ऐसा ही बताना है, तब क्या करते हो 3 साल यानी टाइम और रेट का क्या कर देते हो मल्टीप्लाई, यानी 5% के हिसाब से 3 साल का ऐसे क्या बना देते हो 5 × 3 यानी 15% बना देते हो, नहीं बना देते। और उसका आपको अमाउंट पूछा जाए यानी मिश्र धन पूछा जाए तो क्या कर देते हो 100% में उसको ऐड कर देते हो, यानी 100% प्लस, है ना, 100% में ऐड कर देते हो, नहीं कर देते। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिया था कि 5% उसकी क्या थी रेट थी, 3 साल था तो 15 दिया, क्या कर देते 5 दिया 15, यानी आप 15% को उसमें ऐड कर देते तो आपका मिश्रधन बन जाता। मिश्रधन होता ही यही है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो ये बन जाता 115% बन जाता, नहीं बन जाता अगर सिंपल होता। लेकिन मेरे भाई यहाँ सिंपल नहीं है, यह क्या है, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया। मेरे का रेट क्या है 25/9%, है ना, 25/9%। अब ये 1 साल का है, अब मुझे कितने का सर ये 3 साल का, 3 साल का रेट चाहिए तो 3 मैं क्या कर दूंगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई जब मैं 25/9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी रेट कितनी आ जाएगी, 3 साल के लिए चाहिए ना मुझे, तो मैं 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगी 25/3%, यानी 3 साल की मेरी ये क्या आ गई SI आ गया, क्या SI, सिंपल एंड, क्योंकि रेट ये हो गई 1 साल की और 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं ऐसे बनाने के लिए रेट और टाइम का क्या करते थे मल्टीप्लाई, तो टाइम मेरा 3 साल हो गया ये दिया है ना, और रेट ये हो गई तो मैंने मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ से SI बना ली, यानी मेरा SI आ गया कितना 3 साल का 25/3%। और मुझे क्या चाहिए, क्या दिया है उसमें प्रश्न में, मूल मिश्रधन दिया है 6,000, तो मुझे मिश्रधन बनाना पड़ेगा, यानी मैं किस में ऐड कर दूँ इसको 100% में, तो मेरा बन जाएगा मिश्रधन यानी अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है P + SI। तो फिर अगर मैं प्रिंसिपल को 100% कह दूँ प्लस SI कितना 25/3 ऐड ही तो कर दूंगा। तो जब ऐड करूँगा तो देखो ये कितना हो जाएगा इधर 300, 300 में 25 जोड़ूंगा 325/300 यानी 325/3 आएगा, परसेंट का कितना बन जाएगा 100, यानी 3 ये आ जाएगा मेरा कितना परसेंट मिश्रधन, है ना, ये क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा मिश्रधन। अब मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, तो देखो मेरे भाई अब मैं रख सकता हूँ कि 325/300, तो 300 यहाँ नीचे लिख लूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 6,000 है, मैंने इसको मिश्रधन के बराबर रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए 100% की वैल्यू, यानी मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना है 100%, क्योंकि मैंने जोड़ के तो बनाया था ये मिश्रधन, तो प्रिंसिपल कितना 100%, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, तो 100 आ जाएगा नहीं यहाँ, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये मैं 25 से काट सकता हूँ, 25 से आएगा कितने पे 25 से कम 25 7 बचेंगे, 25 या 75 13 बार। 25 से अगर मैं किसको काट दूँ इसको काट सकता हूँ 5, 25 से कम 25 5 बचेंगे, 25 दूनी 50 12 पे चला जाएगा, 25 5 बचेंगे 25 दूनी 12 पे चला जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1200, यानी जीरो तो बाद में कैलकुलेशन करेंगे, 12 इधर चला जाएगा, 12 छक्के 72, कितने जीरो 2 जीरो ये 3 जीरो ये, डिवाइड में आएगा कितना 13, 13 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो आपको कैलकुलेशन करनी, अब ये बोलोगे कि आप सर बड़ा करा दिया आपने, मेरे भाई बड़ा तो हो ही जाएगा, क्योंकि आजकल जितने भी रेलवे मतलब आपको प्रश्न दे रहा है ना ज़्यादातर, वो ज़्यादातर आपको कैलकुलेटिव ही दे रहा है मेरे भाई, लेकिन इसलिए आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी करनी पड़ेगी, मैं तो समझा रहा हूँ उस वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है, जल्दी करनी पड़ेगी। कैसे कि देखो उसने ये लिख के दे देता है अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करें, तो जब आपको ये दे देना तो देखो मेरे भाई आपका डिजिटल सम काम नहीं करता है, आपका यूनिट डिजिट काम नहीं करता, है ना। तो मेरे भाई जब ये मैंने बोला ना 2 भाई 2 तबाही, अब ये दोनों भाई को ही मार दिया उसने, क्या बोल के कि अपना उत्तर दशमलव के दोनों स्थानों तक पूर्णांकित करें, तो ये दोनों भाई तो अलग कर दिए भाई, तो क्या रह गए बस डिटेल रह गई हमारे पास, वही हमें करनी है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए फास्ट फास्ट, तो वो भी हो जाएगी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ, मैंने एक एक चीज़ आपको एग्जांपल लेके भी समझाई, ये बीच में एग्जांपल डाल दिया, ये तो हमारे इस सवाल से मतलब है नहीं इसका, लेकिन मैंने अगर परसेंट फ्रैक्शन में थी तो मैंने सिंपल रेट लेके आपको एग्जांपल के लिए इसमें बता दी, ये हमारी कैलकुलेशन में नहीं थे, हमारा कैलकुलेशन यहाँ से और ये वाली थी नीचे की, हमारे सवाल में का काम ये था। तो देखो अब डिवाइड करना, करो कितने पे जाएगा 72 है, 53 65 6 पे जाएगा नहीं 5 पे जाएगा, 53 65 कितना बचेगा 7 70 हो जाएगा, फिर 13 65 5 पे गया
अब 17 में से 65 माइनस करेंगे तो फिर 5 बचेगा। अब 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे ही जाएगा। अब देखो आपको 553 यानी आपको पता लग जाएगा ये 653 या 656, 553, 556, यानी आपका 553 कुछ आगे जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने किया और आपका टिक मारो मेरे भाई ऑप्शन सी पे और आगे बढ़ो, बढ़ जाओ, क्योंकि आपको इतना मिल गया ना। और कोई है नहीं, इतना 653 था, ये 553 आ गया नहीं आ गया, आगे जाओगे तो थोड़ा और आ जाएगा, लेकिन हमें क्यों करना पूरा, हमें तो बस ये मिल गया, हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। अब करना है तो आप पूरा करके देख लेना, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन बाकी जो डिटेल मुझे बतानी थी वो मैंने आपको समझा दी कैसे, है ना, समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आज का आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया। कहता है यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कहता है कि 63 का सीपी बराबर है किसके, 54 के एसपी, 54 का वस्तुओं का एसपी के बराबर। तो आप इससे क्या करोगे, ये किससे कट जाएगा, 9 7 63, 9 6 54। आप जानते हो ये इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये वाली होती है ना। तो यानी सी पी आपका कितना है, 6 है और एस पी 7 है। तो मेरे कितने का प्रॉफिट, एक का कितने पे, 6 पे, है ना। तो अभी पीछे सवाल में भी 1/6 की क्या निकाली थी हमने, परसेंट रेट निकाली थी, परसेंट। तो 1/6 का परसेंट कितना आता है, 16 सही, 2/3% आता है। लाभ ही तो हो गया, तो हानि तो होगा नहीं। देखो हानि वाला भी दिया है, लेकिन हमारा लाभ होगा, तो लाभ वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 6 की चीज़ 7 में बेची तो लाभ हो गया, तो हानि वाला तो चला ही गया, यानी हानि वाले तो दोनों चले जाएंगे। और हमने इसकी रेट परसेंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 का परसेंट रेट क्या होता है, 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया। कहता है यदि x से 5 घटाया जाता है तब परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करो। न्यूनतम मान बताना है x का। तब जब x से 5 घटा दिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 18, 16, 24 से और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो और न्यूनतम मान बताना, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इनका इन नंबरों का हमें पहले चाहिए एलसीएम। देखो भाई मैंने एलसीएम बताने लेने का आपको पहले नंबर पहले ही बताया कैसे। तो देखो ये 18 है, ये 16 है, ये 24 और 32, इनका हमें लेना है एलसीएम। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 को कितना, 8 गुणा 2, कॉमन फैक्टर में तोड़ा करो, 8 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 24 को 8 गुणा 3 और 32 को 8 गुणा 4। यानी यहाँ से जब इन तीनों का नंबर का एलसीएम लूँगा ना तो कॉमन क्या आ रहा है, 8 ले लूँगा। और आपको पता होता है कि जब हम फैक्टर करके एलसीएम निकालते हैं तो उसमें से बड़ी पावर को हम लेते हैं। यानी यहाँ तो ये कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में 2 और 3 4 बचे, लेकिन 3 तो कॉमन नहीं है ना। लेकिन क्या कॉमन है, 4 और 2 में क्या कॉमन आएगा, बड़ी पावर। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को क्या, ये 2 की पावर 1 है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो बड़ी पावर हमें कॉमन लेते हैं, यानी 4 लेंगे। मल्टीप्लाई क्या हुआ, वैसे तो 4 किया 12 दूनी 24, है ना। तो हम बड़ी पावर ले लेंगे, तो बड़ी पावर कितनी है, यानी 2 की पावर 2, 4 ले लेंगे हम। 2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 इसी में शामिल हो गया, तो हम बड़ी पावर ले लिया। अब जो बचता है वो भी ले लेते हैं, तो क्या बचा, 3 बचा, तो 3 भी ले लेंगे। यानी इनका एलसीएम आएगा 8 चौके 32, 32 या कितना होता है 96। यानी अगर 3 नंबरों का एलसीएम देखा जाए तो 96 आएगा। अब आपको रहेगा 18, 18 रहेगा, तो 18 को कैसे डिवाइड कर, इसको लिख सकता हूँ 6 × 3, 6 18। और अब ये 3 नंबरों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 96। यानी इस 96 को लिख सकता हूँ कितना, 6 गुणा 16, इसके फैक्टर कर दिए, 6 गुणा 3 इसके, 6 गुणा 16। अब इनको ये तो चाहिए, तो 18 भी का भी तो एलसीएम चाहिए था, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 6 आ गया। अब देखो 16 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो मैं ये दोनों नंबर लेने पड़ेंगे, तो 3 और 16 भी लेने पड़ेंगे। और 16 की 48 होता है, 48 में 6 का गुणा करोगे कितना आएगा, 6 गुणा 48, 6 48 कितना, 4 6 24 4 28। यानी इनका एलसीएम मेरे भाई आ जाएगा कितना, 288। तो ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए फैक्टर में आपको ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये लिया ये लिया। जो आप भाई आप लोग ऐसे सीख जाओगे ना, कॉमन लिया करो पहले, किसको क्या लिखते तो कॉमन निकालो, तो बहुत जल्दी एलसीएम लेना सीख जाओगे, कितना भी नंबर हो, है ना। तो ये यानी इसका मतलब ये है कि 288 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम क्या होता है, उन नंबरों से जिनका हमने एलसीएम लिया है, उन नंबरों से ये एलसीएम क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। यानी ये नंबर वो है न्यूनतम नंबर जो 18 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी, 24 से भी और 32 से भी। लेकिन उसने कब कब होगा ये, जब हमने एक्स में से 5 घटा दिया तब, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। घटाने के बाद तो उसने बोला ना, एक्स से 5 घटाया जाए तब परिणामी संख्या जो संख्या आती है वो इससे डिवाइड होती है।
तो घटाने के बाद आई ये, है ना। तो उसने x का मान पूछा है, न्यूनतम मान। तो क्या रहा होगा इसमें, क्या करते 5 घटाने के बाद इसमें ये नंबर आया होगा, तो क्या करते हैं इसमें 5 जोड़ दें, तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा 293। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी आपको जो घटाने के बाद ये परिणामी संख्या जो आई है वो इससे डिवाइड हो रही है सभी से, यानी उनका एलसीएम। तो इस संख्या क्या रही होगी पहले शुरुआत में, अगर घटाया नहीं गया उस, जब घटाया नहीं होगा उससे पहले क्या रही होगी, तो वो 5 इसमें ऐड रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 288 + 5 कर देंगे, 293 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो ये है कि यदि आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया, कहता है यदि 2 और 5 द्विघात समीकरण के मूल हैं, ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 5, ठीक है। तब पूछा है कि तब दिया गया द्विघात समीकरण है, तो इनमें से द्विघात समीकरण क्या बनेगा, ये उसने पूछा है। मतलब जब मूल दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगा ये हमें बताना। तो देखो आपको मैंने बताया था पीछे ही बताया था, पीछे कुछ सेट कराया उन्होंने भी बताया, ये सवाल जरूर आता है हर एग्जाम में, रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है मेरे भाई। तो देखो ये कैसे बनता है कि x² माइनस, अगर मूल में कह दूं एल्फा और बीटा, अगर एल्फा और बीटा इसके मूल है तो क्या बनता है द्विघात समीकरण, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, मतलब उन दोनों को मूलों का गुणा बराबर 0। यानी उन दोनों क्या है ये, उन दोनों मूलों का गुणनफल और उन दोनों मूलों का योगफल। इस तरीके से अगर हम रख देंगे तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन जाता है। देखो ये x² आएगा माइनस आएगा, अब एल्फा प्लस बीटा, अगर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में 2 मूल हो गए, यानी 2 मूल क्या दिए 2 और 5, इन दोनों को जोड़ लूँ, एल्फा प्लस बीटा का इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7x। तो हमें यानी -7x वाला चाहिए। देखो प्लस एक्स है, प्लस 7x है नहीं होगा, प्लस 3x कैसे आ गया, प्लस 7x है नहीं होगा, -7x। आगे करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आगे करोगे तो आप इनको जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 बराबर 0। यानी हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10। तो जब भी आपको मूल दिए हों द्विघात समीकरण के, तो आपको समीकरण बनाना हो द्विघात समीकरण, तो कैसे बनाते हैं, उन मूलों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस उन मूलों का गुणनफल, वो x²। तो ये बनता है x² माइनस मूलों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस समीकरण से आपको द्विघात समीकरण बन जाएगा बड़े आसानी से, ये याद कर लो बस इतना। ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। कहता है 3 पाइप है KL M, 3 पाइप है KL और M। तो क्या करते हैं कि के एक टैंक को 45 मिनट में भरता है, ये भरने का काम करता है, 45 मिनट में भर देता है। एल 1 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे का मतलब मिनट में बना लूँगा, कितना हो जाएगा 60 मिनट। ये भी भरने का काम कर रहा है, तो ये प्लस 60। और पाइप M पूरे भरे टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में खाली कर सकता है, यानी इतने समय में खाली करने का काम कर रहा है, तो मैं माइनस लगा दूंगा और ये घंटा और मिनट को मिला के कितना मिनट बन जाएगा, ये मिनट बना लूँगा। तो देखो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 और 45 105, यानी 105 मिनट में ये खाली कर देता है ना। हमें इसका क्या चाहिए, इनका चाहिए हमें एलसीएम। क्या चाहिए इनका, हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम मेरे भाई आप निकालने जाओगे तो वही मैंने बताया था कॉमन लेके, है ना। तो कॉमन लेना, आप देखना वीडियो को पॉज करना, देख के एलसीएम निकालना कितना आएगा। तो देखो भाई मेरे भाई इतना, वैसे अगर मैं करना चाहूँ तो 15 × 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75, 15 तो कॉमन आएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, 15 × 45, 15 × 4 4 आएगा और 15 × 5 75, नहीं 15 × 7 105 होता है, 7 पे जाएगा, 7 4 और 3, तो 7 4 3 में कोई कॉमन है नहीं है, तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 7 चौक 28, 28 दिया कितना होता है 3 8 24, 2 3 चौके 3 दूनी 6 2 8 84, यानी ये एलसीएम आएगा 15 × 84। और 15 × 84 आप मल्टीप्लाई करोगे तो करो 15 चौके 60 और हासिल 6, 15 8 120, 120 और 6 126, यानी एलसीएम आ जाएगा 1260। देखो निकला जल्दी से, कॉमन करा मैंने, तोड़ा उनको, 15 × 45, 15 × 60, 15 7 105, 3 4 7 में कोई कॉमन नहीं था, उनको मल्टीप्लाई किया और 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। अब मैं 45 से उसको डिवाइड करूँगा तो 45 कितने पे जाएगा, 45 दूनी 90, यानी ये जाएगा 90 माइनस करूँगा तो 6 और 12 में 9 3 36, 360 हो जाएगा। और 45 8 कितना होता है, 45 8 360 होता है, तो मेरे भाई 28 पे जाएगा ये,
इससे करूँगा तो ये कट गया, और ये कितने पे जाएगा 21 पे, 6 से 21 पे, जीरो तो जीरो कट जाएगा, 6 से कितने पे 21 पे, और ये कितने पे जाएगा, ये मेरे भाई जाएगा 12 पे। ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस है ना। तो एलसीएम निकाल, आपने एलसीएम निकाल लिया तो समझ लो सवाल हो गया। तो वो कहता है कि ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिया तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल पाइप टंकी वाले जरूर पूछता है मेरे भाई। जो कभी पीछे कराया था ये भी एनटीपीसी में पूछा जाएगा, जरूर आता है प्रश्न। तो मेरे भाई वही मैं प्रश्न बार बार करा रहा हूँ जो रिपीटेड हैं और PYQ हैं, आपको पूछता है हर हालत में। आपको एग्जाम के आप देने जाओगे पेपर रेलवे का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एलसीएम लगाना सीखो। एलसीएम कैसे निकलेगा मैंने कई बार बता दिया पिछले कई सेटों में, फिर भी आज भी ये दूसरा प्रश्न है हमारा एलसीएम निकालने का, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब कहता है कि कितना समय लगेगा तीनों पाइप खुल देते। देखो ये भरने का काम कर रहा है, यही भरने का, तो 1 घंटे में ये दोनों भरेंगे। कितना भर देंगे, ये भर देंगे 49 यूनिट। जोड़ोगे 28 और 21 को 49 हो जाएगा। 49 में उसी 1 घंटे में ये भी चालू हुआ तो ये क्या कर देगा, ये 12 माइनस कर देगा, यानी 49 में से 12 ये घटा देगा। तो कितना भरा जाएगा, 9 में 2 जाएंगे 7 और 1 4 में जाएगा 3, यानी 37 यूनिट पानी 1 घंटे में भरा जाएगा। और हमें भरना कितना है, इतना। तो कितना समय लगेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो 37 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 37 से डिवाइड करोगे तो देखो कितने पे जाएगा, 37 का कितना होता है, 3 7 21, 2 3 का 9, 111, 3 7 21, 2 3 का 9 2 11, 111 होता है ना। तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ये 37 से 3 पे जाएगा। अब 111 126 में से माइनस करोगे कितना बचेगा 15, और जीरो डाल दोगे कितना हो जाएगा 150। अब 37 से कितने पे जाएगा, अब आपका वैसे भी 3 पे गया तो आपको पता ही लग गया कि देखो आपके ऑप्शन में 24 है, 34 है, 44 है, 54 है। आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन इसी तरह से हम लोग आपको एक पहला डिजिट मिल गया कि 2 3 4, उसमें से आपको 3 मिल गया, यानी 3 कौन सा ऑप्शन, बी आपका राइट नहीं हो जाएगा। आप आगे करने की जरूरत ही क्या है, करने जाओगे तो 4 पे जाएगा, और ये 2/37 बच जाएगा। 37 तो सबके उसमें था ही। तो मेरे भाई यहीं से पता लग गया कि एक बार आपने किया तो 3 पे गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना पूरा नहीं करते, समझ में आ गया होगा। डिवाइड तो करना है, तो 3 पे गया मैंने देख के और हमने लगा दिया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 11 आज के सेट का RRB JEE 2024 में पूछा गया। कहता है यदि एम और एन की आयु का गुणनफल 486 है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, यानी एम और एन हैं 2 लोग, उनकी आयु का जो उम्र है, उनकी आयु जो है उनका रेशियो है 3 और 2। अगर मैं कह दूँ ये 2x है और ये 3x है, तो इनका गुणनफल दिया है। मेरे भाई गुणनफल क्या होगा, जब मैं इसके रेशियो गुणनफल करूँगा तो 3 दूनी 6 और x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर की वैल्यू है मेरे भाई कितनी, 486। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा कितने पे, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, डिवाइड करके ये कट जाएगा, कितने पे कटेगा 6 48 8 पे, और 6 कम 6 81, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी 81। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 9। तो उसने पूछा है उनकी आयु का योगफल क्या है, तो उनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा 3x और 2x 5x, यानी एक्स की वैल्यू 9 आ गई। तो हमें 5x हो गया उनका योगफल, तो 9 एक्स की वैल्यू लगा देंगे, कितना हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 3 और 2 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 5 गुणा 9, 5 गुणा 9 कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। RRB LP 2025 में पूछा गया। इनका द्विघात समीकरण बताना है कि क्या कौन सा होगा। तो देखो मेरे भाई द्विघात समीकरण का मतलब कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री बोलते हैं, डिग्री मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर होगी कितनी 2, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरे भाई कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 है वो क्यूबिक। ठीक है, तो जिसकी पावर मैक्सिमम जो होती है वही उसकी डिग्री भी कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये हम देखते हैं, अगर मैं x+1 का होल स्क्वायर है जिसको खोलूंगा तो x स्क्वायर यहाँ से आएगा, यानी आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आएगा, जो भी यहाँ से आएगा, यानी यहाँ पे एक बार क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 पावर आ जाएगी, ये कैंसिल आउट तो होगी नहीं किसी से। अब देखो यहाँ दूसरे वाले में देखो, यहाँ 3x स्क्वायर है, बराबर में लगाया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर है 8x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर। अब देखो प्लस का 3x इधर भी है 3x स्क्वायर और इधर भी है मेरे भाई, ये तो कट ही जाएगा,
तब ये कट गया तो मेरे भाई कहाँ रह गया एक्स स्क्वायर, कहीं है एक्स स्क्वायर अब नहीं है, तो ये क्या द्विघात समीकरण हुआ, नहीं हुआ। द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसमें मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये तो कट ही गया 2 पावर वाला, ये तो है ही नहीं। अब यहाँ से करेंगे भाई x+1 का होल स्क्वायर है बराबर x-1 का क्यूब है। तो मेरे भाई जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहाँ से मैक्सिमम पावर तो x की पावर 3 आ जाएगी, जब खोलने जाओगे इसको आएगी कि नहीं आएगी। और मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब आप ऐसे करने जाओगे तो देखो, आप जब ऐसे करोगे तो x+1 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, बराबर में जब इसे भी खोलोगे तब भी एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, वो भी प्लस का, तो स्क्वायर की पावर तो ये भी यहाँ से भी कट जाएगी। तो क्या ये भी ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो भाई एक ही ऑप्शन है यहाँ द्विघात समीकरण जब आप खोलोगे ना तो यही बनेगा और कोई नहीं इनमें से बनेगा, वो कट जाएंगे। यहाँ पावर 3 आ रही थी मैक्सिमम, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर वाले दोनों तरफ कट गए, यहाँ भी जब आप खोलने जाओगे तो ये भी कट जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, एक ही बचेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण, आप चेक क्या करते हैं, आप ये याद रख लो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 रह जाएगी वही हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ 3 आ रही थी मैक्सिमम पावर, इस वजह से हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं था, ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, ये क्यूबिक बन जाएगा। इस वजह से द्विघात हमें बताना है द्विघात, तो इस वजह से हमने काट दिया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन नंबर 13, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 12 और 16 है, चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है। आरआरबी एलबी 2024 में पूछा गया। तो इसे रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रोम्बस मेरे भाई ऐसे बनता है कुछ इस तरीके का। अगर ये रोम्बस में वो नाम दे दूँ ए बी सी और डी, तो इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, समचतुर्भुज यानी सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं, और इनके विकर्ण जो डायगोनल होते हैं, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसके जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनलों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा तो ये वाला इसके बराबर समद्विभाजित करते हैं जब ये एक दूसरे को काटते हैं। और ये हो गया, चारों भुजाएं बराबर होंगी, 3 प्रॉपर्टी होंगी, पहली हो गई तो चारों भुजाएं बराबर होंगी रोम्बस की। तो इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि ये इसके डायगोनल इसको 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। आगे बात समझे। तो मेरे भाई अगर मैं इतने की बात कर लूँ, यानी सेंटर को यहाँ के ओ कह दूँ, तो मैं ए ओ बी ट्रेंगल की बात कर लूँ तो उसने विकर्ण ही तो दिए हमें कितने, एक की लंबाई 12, अगर मैं ए सी की लंबाई ए सी बराबर 12 कह दूँ और बी डी बराबर 16 कह दूँ, तो मेरे भाई जी मैंने क्या बताया कि ये समद्विभाजित करते हैं। जब ये काटेंगे तो ये अगर 12 है, ए से लेके सी तक ए सी 12 है, तो ये कितना रह जाएगा 6, वो इधर बट जाएगा 6 में। अगर ये पूरा कितना है 16, तो ये जब काटेंगे तो ये 8 रह जाएगा और ये 8 रह जाएगा। तो मेरे भाई देखो, अब मैं कह रहा था कि ए ओ बी, यानी अगर मैं इतना हिस्सा ले लूँ ना इसका रोम्बस का, तो ये हो गया ए, ये बी और ये ओ, तो मेरे भाई ये राइट एंगल है। तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। वो आप जानते हो ये 6 है और ये 8 है, तो ये कितनी होगी। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ट्रिपलेट लगती है, 3 3 4 5, यानी ये तो ट्रिपलेट होती है। तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वही हमारे ट्रिपलेट, वही ट्रिपलेट बन जाएगी। तो मल्टीपल क्या, देखो 3 का मल्टीपल अगर 2 से गुणा कर दूँ तो कितना बन जाएगा 6, अगर 4 को 2 से गुणा कर दूँ तो कितना बन जाएगा 8, तो 6 और 8 हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरी भुजा 5 होनी थी, लेकिन 5 का क्या होगा 2 गुना होगा, तो 5 दूनी 10, यानी तीसरी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर होगी, जो कि ए बी होगी। तो इसकी भुजाई तो पूछी है उसने रोम्बस की, तो ये ए बी के बराबर कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, एक एक चीज़ मेरे भाई पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। और ये सेट होने के बाद जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा ना, एक एक चीज़ अर्थमेटिक से शुरू करेंगे, हम अर्थमेटिक पूरा करेंगे, उसके बाद एडवांस करेंगे। तो एक एक चीज़ आपको समझाते हुए बताते हुए, चाहे मेरी क्लास एक चैप्टर एक टॉपिक, चाहे मेरा 3 क्लास का हो जाए चाहे 4 क्लास का, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ समझाते हुए आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब आप बोलोगे कि हाँ वाकई कोई मिला है यूट्यूब पे पूरा सिलेबस। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप पता होगा कि यूट्यूब पे वही कंटेंट डालते हैं वो क्या, जो उन्हें अच्छा लगता है कि बच्चा इसके द्वारा हमारी तरफ खिंच जाएगा, जुड़ जाएगा हमसे, वही कंटेंट डालते हैं। बाकी पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाते। पूरा कंटेंट पढ़ाने के लिए उनके पास मेरे भाई उनके ऐप हैं,
वहाँ से आपको पेड बेच कर बता भी देते हैं कि अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मेरे भाई आप हमारे चैनल पे आके डाउनलोड कर लो, और हमारे चैनल पे हमारे ऐप पे आप वो एक सीरीज मतलब बैच चल रहा है, उस बैच को आके पेड कर लो, ज्वाइन कर लो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरा कराने वाला हूँ, बस कराऊंगा पूरा यूट्यूब पे ही, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए जिससे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से बता सकूं, आपको अपना ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकूं। इतना सपोर्ट आपको चाहिए, लेकिन कराऊंगा यूट्यूब पे ही मेरे भाई, मैंने वादा कर दिया तो कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे कंटेंट, अब मैं मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, दो क्वेश्चन एक बार टाइप करने पड़े अपने हैंड राइटिंग में, है ना। तो आपको मेहनत समझ में आ रही होगी कितनी कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब बस इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कर दो। आज का आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछेगा। आज के सेट का 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर। कहता है कि सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखो मेरे भाई, जब भी आपको ये मिले ना, एक ऊपर 1 प्लस में ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो जब भी ऐसा मिले तो देखो, जब हर का परिमेयकरण करने जाओगे, हर का परिमेयकरण ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ, हर का हर यानी डिनोमिनेटर, इसका परिमेयकरण करके आप वर्गमूल लोगे ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे भाई क्या, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कब आएगा, जब आपका इसके हर का परिमेयकरण करके इसका वर्गमूल लोगे तो मेरे भाई ये रिजल्ट आएगा। आगे बात समझे, कब आएगा ये वाला, जब आप डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर दोगे, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेशनलाइजेशन कर दोगे किसका, डिनोमिनेटर का, तब ये आपका ये वाला रिजल्ट आएगा। और अगर आप इसका नहीं परिमेयकरण करने गए किसका, अंश का, तो मेरे भाई क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये कब आएगा, जब आप इसके अंश का परिमेयकरण करोगे आएगा। लेकिन अब मैं करता हूँ इससे, ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण करके वर्गमूल लूंगा तो मेरा रिजल्ट ये आएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर इससे करूँगा तो देखो ये उल्टा हो गया, मैं इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकता, इसको अलग अलग करके लिख लूँगा, क्योंकि मेरे आंसर भी प्लस में सारे हैं क्या नहीं है, तो मैं अलग अलग कर लूँगा, यानी इसको अलग करूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अलग अलग कर लिया मैंने। तो आप जानते हैं 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। तो यही तो हमें निकालना है आपको, जो आपका आंसर ये होगा प्लस में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वही हमारा आंसर है। तो कहाँ है देखो, ये कॉट एक्स यहाँ, लेकिन इसके साथ टेन एक्स है, एक कॉट एक्स आपका यहाँ है, ये कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, यही तो चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण करके हर का अंश का, जो हर का परिमेयकरण करके आपका ये रिजल्ट आता है, और अंश का परिमेयकरण करके ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कब कौन सा रिजल्ट आता है। यह है आरआरबी एलबी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15। एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 है और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो, ये भी एक रोम्बस वाला ही, रोम्बस मैंने अभी पीछे बनाया था पिछले प्रश्न में, कुछ इस तरीके का, अगर ए बी सी और डी, ठीक है, इसका परिमाप है कितना 146। आपको पता है कि इसकी सारी भुजाएं कितना होती है, बराबर। तो अगर परिमाप क्या हो जाएगा 4a, यानी 4a बराबर दिया है आपको कितना 146। तो आप यहाँ से भुजा निकाल लोगे, एक ए बराबर क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे, 4 या 12, 2 बचेगा, 36 हो गया, सॉरी 26 हो गया, और 26 कितने पे जाएगा, 4 छक्के 24, 6 पे जाएगा, 2 बचेगा, फिर 4 पढ़ने भी, यानी 36.5, इसकी भुजा आ जाएगी 36.5, ठीक है। और इसने एक विकर्ण दिया है, यानी एक विकर्ण यानी ए अपॉन में इसको कह दूँ ए सी की लंबाई कह दूँ कितनी 55। तो एक विकर्ण ये वाला होगा, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी एक विकर्ण ए सी 55 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 भागों में बढ़ जाएगा बराबर, तो 55 का आधा कितना होता है 27.5, यानी 27.5 हो जाएगा ये, और 27.5 हो जाएगा नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर वो बात बन गई क्या, कि अगर मैं इतने हिस्से को ले लूँ ये 90 डिग्री, तो ये हो गया मेरे भाई 27.5, और ये आपको निकालना है, विकर्ण चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो दूसरा विकर्ण चाहिए, यानी दूसरा आपको आधा हिस्सा निकाल लोगे तो दूसरा तो उसका डबल कर ही दोगे, तो ये होगा 36.5, ये हमें चाहिए। तो देखो ये
अब ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रही है, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रही है तो क्या कर रहे हैं, फिर आपको डिटेल करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस क्या होती है, जब भी आपको इनमें से कोई भुजा निकालनी हो तो क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण का वर्ग करके उसमें से उस भुजा का वर्ग कर घटा देते हैं तो हमारी दूसरी भुजा आ जाती है उसका वर्ग के बराबर, फिर उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यानी कर्ण इसमें से इसका वर्ग करके घटाएंगे तो यानी 36.5 का स्क्वायर में से मैं क्या घटाऊंगा, ये घटाऊंगा इसके स्क्वायर को, यानी 27.5 का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओ कह दूँ ना, अगर मैं नाम दे दूँ तो ए, ये ओ था ये बी था, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी के स्क्वायर में से, यानी ए बी का स्क्वायर कितना 36.5, इसके स्क्वायर में से किसको घटा रहा हूँ, ए ओ के स्क्वायर को घटा रहा हूँ। तो क्या मेरे भाई क्या मिलेगा मुझे, ओ बी का स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आप इसका वर्ग, अब देखो ये बन गया पाइथागोरस, इस तरीके से निकलेगा। अब इसका वर्ग करोगे फिर घटाओगे तो क्या होगा, नंबर बड़े हैं, आपका स्क्वायर करने में लग जाएगा टाइम, तो आपका सवाल तो हो गया है ना। तो क्या करना है, ये क्या आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं अगर इसको ए कह दूँ और इसको बी कह दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में जोड़ दूंगा एक में घटा दूंगा। तो जब देखो ये कर दूंगा एक में जोड़ दूंगा, तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 36 और 37 27 कितना होता है, ये आपका हो जाता है 63 हो जाएगा, और 0.5 ये यानी 64, यानी जोड़ने पे तो 64 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा फिर एक में घटाऊंगा तो देखो 0.5 से 0.5 तो कट ही जाएगा, 36 में 27 घटाऊंगा तो कितना आएगा 11, सॉरी 9, यानी ये आ गया ओ बी का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वर्गमूल चाहिए, यानी यहाँ से स्क्वायर हटा के मैं इस पर वर्गमूल लगा दूंगा। तो देखो 64 का वर्गमूल क्या आएगा 8, और 9 का आएगा 3, तो ये हो जाएगा ओ बी के बराबर, ओ बी बराबर हो गया 8 या 24 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ गई, एक साइड निकल आई ये वाली कितनी 24 सेंटीमीटर, इतना हिस्सा 24 है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ये भी 24, यानी कितना 48, यानी 24 24 48, और ये पूरा कितना था 55। तो आपको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है रोमस का 1/2 D1 इंटू D2, मान लगाओ सॉल्व करो, देखो 1/2 D1 अगर कितना था 55 दिया था एक विकर्ण, तो दूसरा हमने निकाल लिया कितना 24 का डबल कर देंगे 48, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये कितने पे जाएगा 24 पे, और मल्टीप्लाई करोगे तो करो 24 पंजे कितना होता है 120, जीरो आएगा, फिर 24 पंजे 120 और 12 कितना हो गया 132, तो ये हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आएगा समझ में, कितना बारीकी से आपको एक एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। देखो अगर आप स्क्वायर करके घटाने जाते तो आपको टाइम लगता, तो क्या करा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एक में जोड़ दिया एक में घटा दिया और वहाँ से वर्गमूल ले लिया, आपकी भुजा निकल आई 24 ये वाली, यानी ये विकर्ण निकल आया, विकर्ण का आधा कितना ये वाला 24 निकल आया हिस्सा, तो इसका डबल हो जाएगा ये, तो समझवाइज करते हो 48 हो गया, हमने एरिया निकाल दिया, एक दिया था एक निकाल लिया, एरिया आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। आज का क्वेश्चन नंबर 16 आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया, कहता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। तो देखो समरूप क्या होता है, सिमिलर, यानी सिमिलर होते हैं, देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं ये ए बी और सी है, और ये त्रिभुज मैंने कह दिया डी ई एफ है, तो मेरे भाई इसके फिगर इसके देखने में छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो ए बी सी में छोटा बना दिया ये, तो ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है कि इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा ना वो बराबर होता है, भुजाओं का रेशियो, यानी अगर मैं कहूँ कि ए बी इस छोटे त्रिभुज की भुजा इस वाली भुजा का रेशियो इस वाली भुजा के क्या होगा बराबर, यानी इस वाली, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, बराबर में इस त्रिभुज की बी सी ले लूँ तो इस त्रिभुज की ई एफ, ठीक है, बराबर अगर इस त्रिभुज का ए सी ले लूँ तो इस त्रिभुज का डी एफ। ये भाई मेरे भाई रिजल्ट होता है, ये संबंध इसका होता है अगर ये समरूप है। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, क्यों हमसे पूछा उसने ए बी सी का परिमाप, यानी हमें तीनों परिमाप कब निकाल पाएंगे, जब हमें ए बी सी की तीनों भुजाएं पता लग जाएंगी। तो ए बी हमें इस त्रिभुज में ए बी दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, यानी 6 तो ये दिया है, बाकी की हमें ये भुजाएं नहीं दी हैं, ए बी बी सी भी नहीं दी है और ए सी भी नहीं, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी कैसे। तो देखो अगर मेरे भाई मैं ये करने जाऊँ कि ए बी अपॉन डी, यानी इस डी ई तो मैं दिया है, डी कितना इस वाले का 8, ई एफ दिया है कितना ये दिया है मेरे भाई, मैं अंदर लिख दे रहा हूँ 10, ठीक है ई एफ, और एफ डी यानी ये दिया है 14, इसकी तो दी हैं लेकिन हमें परिमाप तो ए बी सी का पूछा है ना, तो इसकी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, तो इसकी भुजाएं इस रेशियो से निकलेंगी। तो देखो ए बी दिया है 6, डी ई दिया है कितना 8, ठीक है, तो मैं बी सी निकाल सकता हूँ यहाँ से, इस संबंध से बी सी पता ही नहीं है निकालनी है, तो ई एफ कितना है 10,
देखो ये कट जाएगा 3 पे, और ये कट जाएगा 4 पे, और ये 2 से कट जाएगा 2 पे, और ये कट जाएगा 5 पे, है ना। तो ये BC बराबर जब मैं निकालूंगा मेरे भाई, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, 15 हो गया। 15/2 कितना होता है, 7.5, यानी BC की साइड आ जाएगी 7.5। ये निकल गई एक। अब देखो, अब क्या करें हम, अब हमको क्या करना है कि अगर मुझे निकालना है AC, तो मैं क्या कर दूँ, इनका रिलेशन लगा दूँ AC का और DF का, लगा सकता हूँ। तो मैं इन दो का भुजा को लगा दे रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं कह दूँ कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा AB, तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा DE, ठीक है, बराबर किसके होगा, इस ये वाला निकालना, तो ये ले रहा हूँ। तो AC, छोटे त्रिभुज में AC और बड़े त्रिभुज में DF, इनका रिलेशन बन जाएगा। तो देखो AB फिर से 6 है और DE 8 है। AC हमें निकालना है, तो DF 14 है, DF कितना 14। तो देखो फिर से कट जाएगा, 2 से 3 पे, 2 से 4 पे, अब 2 से ये 2 पे, और ये 2 से 7 पे। अब 7 इधर जाएगा, तो 7 या 21/2 हो जाएगा, यानी AC की जो वैल्यू आएगी वो 21/2। 21/2 का मतलब हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, यानी 21 का आधा 10.5। तो देखो ये भी मिल गई हमें 10.5। अब क्या चाहिए, ABC का परिमाप चाहिए, तीनों भुजाएं मिल गई। तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो 10.5 और 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 1 18, 18 ये होगा, 18 और 6 24, यानी इसका परिमाप आ जाएगा ABC का कितना, 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये करना था। तो समरूप का मतलब होता है उनकी भुजाओं का रेशियो बराबर आता है, ये रिजल्ट होता है। जब हम डिटेल में एडवांस में पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ से ये होगा। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी तो हो जाएगी, लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़। ये क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, RRB NTPC 2025 में पूछा गया। तो देखो हमें क्या कैसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आपको पता है कि ये पावर -3 है ऊपर, ठीक है, x y का स्क्वायर z की पावर -3 अपॉन में y की पावर -3 का होल पावर कितनी है, 2, ठीक है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहले मैं अंदर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आपको पता है कि जब पावर माइनस हो तो हम नीचे ले आते हैं, उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाती है। अगर मैं इस पूरे की पावर है ना -3, तो मैं इस पूरे को नीचे ले आऊँ ब्रैकेट के अंदर ही, तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे से पहले मौजूद है y-3, y की पावर -3, और नीचे मैं इस पूरे को ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, x y का स्क्वायर है ही, और z है पूरे की पावर -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और इस पूरे की पावर 2, कैसे हो जाएगा। अब देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यानी हमारा आंसर आएगा 1 के रूप में। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे भाई, तो देखो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या बोलते हैं, जुड़ जाती हैं। तो x तो है ही नहीं, तो x तो की पावर तो x ही आएगी, और ऊपर की पावर 2 है, तो x की पावर इसके 2 करूँगा तो x² आएगा। सॉरी, इस x की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ होल क्यू है ना, ये होल क्यू, तो x की पावर 3 हो जाएगा बाहर निकालने पर, और x की पावर 3 है, उसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब y, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो x की पावर y² है और की पावर 3 है, तो इसको करूँगा तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6, और इसमें यहाँ भी -3 है। तो मेरे भाई घात क्या होते हैं, आधार समान हो तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, गुणा ही तो होगा, तो जो जुड़ जाएंगी, यानी -3 और 6 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, y की पावर 3 आएगा। y की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव 6 है, ये -3 है, तो y की पावर 3 आएगा, और y की पावर 3 का मैं स्क्वायर करूँगा क्या हो जाएगा, y की पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, 3 की पावर 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये देखो ये z की पावर 3, और तो z कहीं है ही नहीं, तो z की पावर 3 और उसका स्क्वायर कर दूंगा तो z की पावर 6 हो जाएगा। तो मेरे भाई सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर हो जाएगा 1/x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 6। तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, कौन सा, 1/, क्योंकि ये तो 1/, में है नहीं, ये भी नहीं है, 2 ही बचे। 1/6, x की पावर 6 चाहिए, यहाँ भी है, y की पावर 6 चाहिए, यहाँ 18 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके देखना है, कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करने में कभी कभी क्या हो जाता है, पावर को मतलब एडजस्ट करना या उसको समझना, यही हमें दिक्कत कर देता है, यहीं पे हमारी गलती हो जाती है, तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो किस तरीके से करना है मैंने बता दिया, माइनस को मैंने पहले नीचे लाया है ना, फिर मैंने इसका होल क्यूब है तो एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब का भी स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करूँगा, यानी एक्स क्यूब है ये, और इसका भी स्क्वायर करूँगा तो पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। ऐसे जेड का जेड क्यूब है, जेड क्यूब का स्क्वायर करूँगा तो जेड क्यूब क्या बन जाएगा,
पावर 6 बन जाएगा। अब देखो ये कैसे पावर 6 बना, कि अगर ये कितना बन गया था, क्यूब है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो पावर 6 बन गया, बाई की पावर 6। लेकिन मेरे भाई -3 भी तो था, उसमें जब जोड़ दूंगा तो 6 में से -3 कम हो जाएगा, तो बाई की पावर 3 बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं, बाई की पावर 3, यहाँ बाई की पावर 3 बचेगा, लेकिन ऊपर उसका होल स्क्वायर था, तो बाई की पावर 3 का फिर से मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, बाई की पावर 6 बन जाएगा। तो यानी अपोन में आपके ये सबकी पावर 6 आएगी, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। यह है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है। तो आंकड़े हैं आपके, तो ऐसे ऐसे में क्या करना होता है, सबको जोड़ो, माध्यिका निकालनी, सब आंकड़ों को जोड़ो और जितने भी आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर दो, यानी एक तरीके से एवरेज। एवरेज में जो होता है कि आंकड़ों का सबका योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, ये तो होता है। इसमें भी सबको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंकड़े हैं। नहीं, 8 से आपको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, इनका जोड़, तो जोड़ेंगे तो देखो 1 और 2 3, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 का जीरो आएगा, यानी दशमलव लग जाएगा, जीरो तो हट ही जाएगा। 4 हासिल, 4 आप हासिल अगले नंबर में जोड़ोगे तो देखो यहाँ इसमें जोड़ दो, 8 में कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 16 6 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 1 37, 37 और 3 40, 40 का फिर से जीरो, फिर 4 हासिल। अब देखो यहाँ से सब कुछ है नहीं, तो यहाँ 4 हासिल, इसमें जोड़ेगा तो 5 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 7 आएगा। अब 8 से इसको डिवाइड करना है, तो कितने पे जाएगा, 70 हो गया ना ऊपर, 70/8, तो 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 पे जाएगा, 8 8 64, 8 पे जाएगा, डिवाइड करने पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगा लोगे, जीरो डालोगे, 60 हो गया, तो 8 7 56, यानी इतना कुछ आएगा, 8.7, 8.7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 19 आज का, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कहता है कि एक बॉक्स में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 के नोट हैं, मतलब इतने इतने रुपए के नोट रहे हैं एक बॉक्स में, और उनका अनुपात है 3 5 7 के अनुपात में है वो। ठीक है, तो कुल राशि इतनी है, तो बता दो कि 20 के नोटों की संख्या कितनी है। तो देखो मेरा 10, मैं कहता हूँ कि रुपये 10 के नोट और रुपये 20 के और रुपये 50 के, ठीक है, कितने अनुपात में, 3 3 5 में। तो ये अगर मैं कह दूँ 3x हैं और ये कितने 5x हैं और ये 7x हैं, तो मेरे भाई टोटल राशि कितनी बन जाएगी, ये कितनी मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल राशि के लिए, यानी सिक्के 3x हैं, 10 10 के नोट 3x हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे उसकी राशि टोटल राशि बनेगी कितनी, 10 3 30, यानी ये बन जाएगा 30x, ये बन जाएगा 100x, ये बन जाएगा 350x। उसने टोटल राशि दी है ना, इस वजह से मैंने कुल राशि बना ली, यानी टोटल रुपए हैं ये तो थे कॉइन, ये तो कॉइन थे, ये टोटल RS हो गया, रुपीस हो गए। ठीक है, अब इनको क्या कर लूँ मैं, टोटल राशि इनको जोड़ लूँ, जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, देखो 350 और 100 में जोड़ूंगा 450, 450 में 30 जोड़ दूंगा तो 480, यानी 480 यूनिट एक्स की वैल्यू है मेरे भाई कितनी, 3360। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये किससे जाएगा, 8 से चला जाएगा, नहीं 8 चौके 32, 8 से चला जाएगा, तो 8 से 6 पे गया, और 8 से ये जाएगा 8 चौके 32, एक बचेगा 8 दूनी 16, और 6 से चला जाएगा 7 पे, 6 7 42, यानी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी, 7। उसने बोला है तो बता दो 20 के नोटों की संख्या कितनी थी, तो 20 के नोट कितने थे, 5x थे, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 पन्ना 35, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं इस सवाल को। एक वस्तु को क्रमागत 5% और 12% की छूट पर बेचा जाता है, जिसका अंकित मूल्य 1500 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। तो देखो क्रमागत छूट है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं कैसे लगाते हैं, +-x +-y +-x इंटू वाई 100, इससे लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले आप जो भी सक्सेस है उनको जोड़ लो, तो इसे लगा दो 5 है +12 और आगे अगले वाले माइनस कर दो, तो कितना 5 × 12 /100, ये कर दोगे। तो देखो ये
हाँ मेरे भाई क्या होगा कि देखो हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो -5 ये प्लस बन जाएगा, यानी इसमें जोड़ दोगे तो 17 में 0.6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, एकल छूट जिसे कहते हैं ये हो जाएगी इतनी। तो मैं कितने में बेचा होगा, तो मैं क्या कैलकुलेट कर दूँ 1500 का, जब मैं 100 में से इसको घटाऊंगा तो मेरा भाई कितना आएगा 82.4 आएगा, यानी इसे कैलकुलेट कर दूँ, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस परसेंट का मैंने 100 कर दिया नीचे, तो जीरो से तो जीरो खत्म। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या डिजिटल सम लगा के देख लो। डिजिटल सम लगाने जाओगे तो देखो भाई मेरे यहाँ आएगा 3, 5 और 1 6 होता है, तो यहाँ आएगा 6। यहाँ लगाने जाओगे तो 8 और 2 10, 10 का 1 आएगा, है ना, 1 और 4 5, 5 डिजिटल सम इधर से आएगा। और 5 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के 30, यानी 3 हमें आंसर में चाहिए 3 डिजिटल सम वाला। अब देखो 3 डिजिटल सम किसका आ रहा है, इसका आ रहा है क्या, देखो 5 और 3 8 और 1 9, इसका आ रहा है 2, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, तो हमें चाहिए 3 वाला। 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ गया। 4 और 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम ये 9 खत्म, 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 6 और 4 10, या फिर ऐसा कर लो 6 2 8 और 1 9, 9 खत्म 4, यानी इसका आएगा 4, तो मेरा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप भी 15 का और इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 1254 आ जाएगा कि इसका सेलिंग प्राइस ये था। ठीक है, तो सक्सेसिव ऐसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ लो, बाकी माइनस माइनस करके दोनों का माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा, तो वो हम कर देंगे 17.6%, उसको 100 में से घटाएंगे तो 82.4 आएगा, जिसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, हो जाएगा। देखो ये है RRB ALP 2024 में पूछा गया, कहता है कि 50 एक समान वस्तुएं कुल रुपये 550 में खरीदी जाती हैं, यानी 50 वस्तुओं का 50 वस्तु हैं, उनका जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है 550 है। तो एक वस्तु का CP कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0 गया, 5 से 11 पे गया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का आ जाएगा 11 रुपये प्रति वस्तु, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया ये। अब वो कहता है कि इनमें से 1/5 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचा जाता है, पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो लेकिन वो कहना चाह रहा है कि मैं अगर पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट चाहता हूँ, पूरे लेन देन में, तो मेरे भाई 550 की वो खरीद के लाया था, 20% का प्रॉफिट चाहता है पूरे लेन देन में, तो 550 वाली चीज़ को कितने में बेच दे, हम क्या कैलकुलेशन कर देंगे, 550 का 120/100, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहता है, 0 से 0 खत्म, 0 से यहाँ 0, दोनों 0 खत्म हो गए, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 पंजे 60 और 666, यानी 666 रुपये में वो क्या करते, सभी वस्तुओं को बेच दे, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो करता क्या है कि 11 रुपये प्रति वस्तु की दर से उसने खरीदा, लेकिन करता है कि 1/5 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है। तो 1/5 वस्तु को, यानी 50 वस्तुएं थी, तो 50 का 1/5 करेंगे, कितनी वस्तु हो जाएंगी 10, यानी 10 वस्तुओं का CP कितना हो जाएगा 11 के रेट से 110 रुपये। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया कितनी, 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का, है ना। लेकिन वो चाहता है कि 10 वस्तुओं पे जब बेचता है तो उस पर 10% हानि पर बेच देता है, यानी 110 वाली चीज़ कितने बेचता है 90% के हिसाब से, तो 90/100 ये हो जाएगा कितना, इसका SP 10 वस्तुओं का SP हो जाएगा 10 वस्तुओं का, ये हो जाएगा नहीं। तो ये कितने में बेचे, 2 0 खत्म, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99, यानी 10 वस्तुओं को उसने किसने 110 की थी लाया था, 10 वस्तुओं, क्योंकि 11 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से उसने खरीदा, तो 10 वस्तुएं कितनी खरीदी होगी 110 की, है ना। और उसने जब बेचने की बारी आई तो उन 10 वस्तुओं को 10% लॉस पे बेच दिया, यानी 90% में बेच दिया, तो 110 का 90% किया तो 99 में, यानी उसने 99 में उस चीज़ को 10 वस्तुओं को बेच दिया। तो मेरे भाई बाकी की बची कितनी वस्तुएं, 50 - 10 यहाँ बेच गई, 99 रुपये में बची कितनी 40, तो यानी 660 का उसको टोटल प्रॉफिट होना था, उसने 99 तो यहाँ से कमा लिए, तो बाकी के रुपये कितने किस पे कमाए होंगे 40 वस्तुओं पर, तो ये यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, बाकी का बचा हुआ रुपया, तो 10 में से 9 गए 1 आएगा, और 15 में से 9 गए तो 6 आएगा, और यहाँ 5 आएगा, यानी 561 में उसने बाकी की 40 वस्तुएं बेची होंगी, क्योंकि 10 तो बेच गई यहाँ पे लॉस के साथ, 10% लॉस पे, तो बाकी कितनी बची 40, 50 थी 40 बची, तो उसने यही पूछा है कि बाकी की विशेष वस्तुओं को प्रति इकाई मूल्य, यानी एक वस्तु किस रेट पे बेचे, तो 40 वस्तुएं थी, किस रेट पे बेचना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे, तो इसका एक वस्तु का SP आ जाएगा, तो करो 40 से कम 40, 56 है, 1 पे जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, एक यहाँ से 161 हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 × 4 = 160 होता है, 4 पे जाएगा,
है ना। तो आपका आंसर आएगा 14 पॉइंट कुछ आएगा, आगे जो भी आए। तो देखो यहाँ 15 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, 14 पॉइंट है। आपका एक ही ऑप्शन 14 पॉइंट वाला है, तो मेरे भाई ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 14 मिल गया। 14 पॉइंट कुछ भी आया आगे हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो बस यहाँ से मिल गया, ऑप्शन डी हो गया हमारा। आगे बात समझे, इस तरीके से करना था। हमने एक वस्तु का सीपी बनाया, तो उसने बोला कि 550 टोटल में खरीद के लाया था, तो उसको वो बेचना चाहता है 20% प्रॉफिट पे, तो यानी 660 में बेचना चाहता है। लेकिन करता क्या है कि उनमें से 1/5 वस्तुओं को यानी 10 वस्तुओं को कितने में बेच देता है। तो 10 वस्तुओं का सीपी बता दिया हमने 11 के हिसाब से, कितना 110। अब वो 90% में बेच देता है, यानी 10% लॉस पे। तो 110 का 90% कैलकुलेट किया, यानी 110 वाली चीज़ 99 में बेच दी, है ना। 10 वस्तुएं 99 रुपये में बेच दी उसने, तो लॉस हो गया। लेकिन बाकी कितनी बची वस्तुएं 40। अब कितने बेची होंगी, 660 में से इसको माइनस करेंगे तो 561 में कितनी वस्तुएं 40। तो 40 से डिवाइड कर देंगे, एक वस्तु का क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। यानी इस वस्तु में बाकी की 40 वस्तुएं उसने इस रेट से 14.025 के रेट से बेची होगी। ये हमारा आंसर हो गया। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। आज का क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पाइप के एक पानी के टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप के को अकेला खोला जाता है जब पानी का टैंक खाली है। जब पानी के टैंक को पाइप के द्वारा टैंक को आधा भरा जाता है, तब ऐसे ही 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश में क्या बोलता है, उसने बोला है कि पाइप के कैन फिल ए वाटर टैंक इन 10 आवर। पाइप के इज ओपन अलोन व्हेन द वाटर टैंक इज एम्प्टी। जब टैंक खाली हो तो उसको भरने में कितना टाइम लेता है, वो 10 घंटे ले लेता है। व्हेन हाफ ऑफ द वाटर टैंक इज फिल्ड बाई पाइप के, अगर पाइप के द्वारा टैंक का आधा हिस्सा भर दिया जाता है, तभी क्या होता है कि 4 मोर आइडेंटिकल पाइप्स आर ओपन, तभी ऐसे ही 4 पाइप और खोल दिए जाते हैं। वॉट विल बी द टोटल टाइम टू फिल द वाटर टैंक। तो बता दो कि टोटल टैंक को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ एक ही पाइप था पहले के, जो उसको कितने घंटे में भर रहा था, 10 घंटे में, है ना। यानी मैं कह दूं कि एक के पाइप अकेला चल रहा है, उसको 10 घंटे में भर रहा है, तो यानी उसकी क्षमता में कह सकता हूँ कि उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर रहा होगा वो मेरे भाई, तभी तो घंटे में भर देगा। यानी टैंक की क्षमता 10 है, यानी है ना 10 घंटे में भर रहा है वो। यानी टैंक की क्षमता 10 यूनिट हो, टैंक की क्षमता कितनी हो, 10 यूनिट। उसकी धारिता टैंक की कितनी होनी चाहिए, 10 यूनिट हो, तो वो 1 यूनिट के हिसाब से भर रहा होगा, तभी तो 10 घंटे उसको लग रहे होंगे। ठीक है, तो अब वो कहता है कि के द्वारा टैंक को आधा भर दिया जाता है, यानी कितना भर दिया जाता है, 5 यूनिट तो के द्वारा भर दिया जाता है। अब के 1 यूनिट के हिसाब से 5 आधा यूनिट भर देगा, यानी 5 यूनिट भरेगा तो कितना समय लेगा, तो 5 यूनिट के कौन भरेगा, आधा ही तो भरवाया। तो अगर टैंक की धारिता 10 यूनिट है तो आधा कितना होगा, 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट कौन भर रहा है, के भर रहा है, किस हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से, कितने का टाइम लगेगा, 5 घंटे। यानी के आधा भरने में उसको कितना घंटे लगेगा, 5 घंटे ले लेगा। जब 5 घंटे बाद आधा टैंक भर गया तो बोला कि ऐसे ही 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं, ऐसे ही 4 और, यानी के तो चालू है और के जैसे 4 और खोल दिए, जिनकी मतलब इसका मतलब ये होगा कि उनकी भी क्षमता कितनी है, 1 यूनिट पर आवर है। तो हमें अब कितना भरना है, 5 यूनिट भर दिया किसने, के ने। अब हमको और कितना भरना है, 5 यूनिट और भरना है, क्योंकि 10 था टोटल धारिता टैंक की, 5 भर गया, 5 और भरना है। अब 5 कौन भरेंगे, वो 5 पाइप मिल गए, यानी के चालू था, 4 और खोल दिए तो 5 हो गए, और 5 की धारिता एक है तो कितनी हो गई, 1 घंटे में 5 यूनिट फिर से भरेंगे, है ना। तो कितना समय ले लेंगे, 1 घंटा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 1 घंटा और लगा देंगे, वो 1 घंटे में पूरा और भर जाएगा, जो आधा बचा था वो भी भर जाएगा। तो यानी टोटल समय पूछा कितना लगा, तो देखो 5 घंटे तो पहले ही लगा दिए किसने, अकेले के ने। अब के साथ 4 और जुड़ गए, तो यहाँ कितना 1 घंटा और कितना टाइम लग गया, 1 घंटा और लग गया, तो टोटल मिला के 5 और 1 6 घंटे लग गए। तो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर होगा 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 23 आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया। कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब को कहते हैं इंग्लिश में ट्रपेजियम। ठीक है, ट्रपेजियम। इसका हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से 20 सेमी और 12 सेमी है, तब समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई क्या है, लंब की लंबाई। तो देखो इसका जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ट्रपेजियम का, ये, यानी ये दोनों समांतर भुजाएं होती हैं इसके आमने सामने वाली। ठीक है, तो उसने बोला है कि उनकी लंबाई है लगभग 12, 20 और 12। तो अगर मैं छोटी वाली को 12 सेंटीमीटर कह दूँ और बड़ी को 20 सेंटीमीटर, तब वो कहता है कि समांतर भुजाओं के बीच लंब की लंबाई, तो समांतर भुजाएं ये हैं तो इनके बीच में लंब क्या होगा, ये होगा। ये लंबाई हमें एच पूछी है उसने, इसकी हाइट बता दो कितनी होगी।
जब क्षेत्रफल दिया कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है सीधा क्या, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, इसको लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम बराबर क्या आता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं की का योग, मल्टीप्लाई में क्या आता है समांतर भुजाओं का योगफल, यानी समांतर भुजाएं कितनी है 12 + 20, समांतर भुजाओं का योगफल मल्टीप्लाई में h। इस फॉर्मूले से इसका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा कितनी कितनी है 12 और 20, तो दोनों का योगफल मल्टीप्लाई में h। जो मेरे भाई हमको दिया है इसका एरिया इससे निकलेगा, और दिया कितना है 160, तो इसके ऊपर मैं रख दूंगा। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँगा कि इसको जोड़ूंगा, कितना होगा 12 और 20 32, और 32 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 32, और 32 को 2 से डिवाइड करूँगा मेरे भाई मल्टीप्लाई में कितना आएगा 16, यानी ये होगा इधर से 16h, और मुझे चाहिए h की वही चाहिए कितनी है h की माप चाहिए नहीं चाहिए, तो h इसके क्या करूँगा 16 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 16 एकम 16 10 सेंटीमीटर, यानी मेरी हाइट आ जाएगी इसकी ट्रेपेजियम कितनी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आ गया समझ में, इस तरीके से करना, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये याद रख लोगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। एक व्यक्ति बैंक से 14% वार्षिक साल ब्याज की दर से, ये आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया, लोन लेता है, 5 साल बाद वो 7,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है, लोन की मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो उसमें इसका मतलब ये है कि उसने किसी बैंक से लोन लिया जिसकी रेट थी 14%, और उसने 5 साल के बाद इतने रुपये उसको ब्याज चुका दिया। ठीक है, 7,000 ब्याज की तरफ से, तो उसने ब्याज चुकाया 7,000 रुपये। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था कि जब भी हम एसआई बनाते हैं तो एसआई बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं R/T, तो रेट कितनी है 14%, और टाइम कितना है 5 साल, तो इसका मतलब ये जो एसआई बनेगा यहाँ से 14×5 = 70, यानी 70% बन जाएगा, 70% की वैल्यू है कितनी 7,000। तो हमें चाहिए प्रिंसिपल लोन मूल राशि यानी 100%, तो 70% की वैल्यू ये है, तो 70 से कट जाएगा कितने पे 100 पे, यानी 1% की वैल्यू 100 आ गई, तो 100 की 100% की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 100 × 100 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 10,000, यानी मूल राशि कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपये था। ठीक है, तो जब भी एसआई बनाना हो तो आर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, आपका एसआई बन जाएगा, तो 14×5 70% बनेगा, 70% आपको ब्याज ही दिया था, तो ब्याज हो गया 7,000 के बराबर रख देंगे, 1% की वैल्यू आ गई 100, तो 100% होता है मूलधन, तो 100 × 100 करेंगे तो 10,000 होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है सेट का, आरआरबी एएलपी 2025 में पूछा गया, कहता है यदि ए और बी द्विघात समीकरण, ये द्विघात कोई समीकरण है x - m और x - n बराबर के मूल हैं, इसके मूल हैं ए और बी। तो कहता है कि अब द्विघात समीकरण x - a और x - b बराबर -k मूल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसके मूल कैसे, जैसे इस रूप में है द्विघात समीकरण के x², अब मूल कौन है, इसके मूल है ना, इस समीकरण के मूल है कौन ए और बी, तो मेरे भाई क्या होगा -a + b x और प्लस में ए बी बराबर 0 होगा, नहीं होगा। और मैं इसका वो करने जाऊँगा क्या, इनका मल्टीप्लाई करूँगा द्विघात समीकरण, इसको बनाऊँगा तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा करो, देखो ये बनेगा x², इस x का इसको करूँगा तो माइनस क्या होगा nx, अब इसको करूँगा तो ये हो जाएगा -mx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mn बराबर के, ये हो जाएगा, यानी यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा -x कॉमन ले लूँगा, तो x², अब माइनस मैंने इधर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा n + m, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो x मैंने इधर लिख दिया +mn बराबर के। तो देखो ये द्विघात समीकरण किस क्या बन गया, बन गया नहीं बन गया, ये n है तो इसी का रूप का तो होता है, तो इसने बोला कि इस समीकरण के मूल हैं ए और बी, तो कहता है कि इसके मूल बता दो द्विघात समीकरण के क्या होंगे। तो देखो इसको करने जाओगे तो क्या बनेगा, फिर से यही बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x² है ना, और इसका करोगे इसके साथ तो क्या आएगा -bx, अब ये करोगे तो -ax
और ये करोगे तो प्लस ए बी बराबर माइनस के दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से फिर वही कि एक्स स्क्वायर माइनस इधर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कितना, ए पहले लिख दूँ बी बाद में, बात तो कुछ नहीं होगी ना, यही चीज़ है। तो माइनस तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी अंदर करूँगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, आगे पीछे लिख सकता हूँ प्लस ए बी बराबर माइनस के। तो इसने पूछा कि इस वाले समीकरण के, जब आपके इस वाले समीकरण के मूल दिए थे ए और बी, इस वाले समीकरण के जब एन प्लस एम, यानी ये मूल ही तो होते हैं एन प्लस एम, तो इसके मूल ए बी थे, तो यहाँ पे क्या है ए प्लस बी है, तो इस वाले समीकरण के मूल पूछे क्या मूल होंगे बता दो, तो तुलना करोगे तो जब एन प्लस एम के तुलना ही तो करेंगे, कंपेरिजन ही तो करेंगे, तो एन प्लस एम के मूल क्या थे ए और बी, और यहाँ ए प्लस बी आ गए, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे एम और एन ही तो हो जाएंगे, समीकरण तो सेम है बस मूल ही तो जाएंगे। तो एन प्लस एम वाले के मूल ए बी हैं, तो ए प्लस बी वाले के मूल एम एन होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा एम एन यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो मेरे भाई आज का ये सेट हमारा पूरा हुआ, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। देख रहे होगे आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितना जो मैं करा रहा हूँ, अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ, कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, छोटे छोटे तो मैं लेता ही नहीं हूँ, सेट में उठाता ही नहीं हूँ, वही पिक कर रहा हूँ जो बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई वीडियो को ज़रूर पूरा देखो और देख के कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, सेट कैसा लगा, कैसा कंटेंट आपको मिल रहा है, ये सब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो मेरे भाई, और जिससे मुझे अच्छा लगे। अगर कमेंट मेरा बाकी ख़राब है तो आप ख़राब बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ख़राब है तो ख़राब है, मैं उसको सुधारने की प्रयास कर लूँगा, सुधार लूँगा, तो मुझे और कहाँ से कंटेंट बनाऊँ और कहाँ से ढूंढूँ और अच्छे प्रश्न लाऊँ जिससे मेरे व्यूअर्स को कंटेंट अच्छा मिले, अच्छा लगे। ख़राब है तो ख़राब बोलो, लेकिन अगर बाकी अच्छा है तो मेरे भाई वो भी बताओ कि हाँ आपके द्वारा कराए गए सेट में जो भी कंटेंट आप दे रहे हो वो कंटेंट एकदम नंबर 1 है, बढ़िया है, अच्छा है, और समझ में भी आ रहा है, जो आप करा रहे हो वो समझ में भी आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कैसे अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में बैठना, मतलब क्वेश्चन को पिक करना है, अप्रोच लगाना है और आंसर को चूज करना है और आगे बढ़ना है ना, वो भी मैं सब बताते हुए आपको चल रहा हूँ सेट के माध्यम से। तो सेट मेरे भाई बहुत हेल्प करते हैं हमें पेपर के लिए, अच्छा मतलब एकदम हम सालों मेहनत करते हैं और सालों की मेहनत हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन जब हम सेट लगा लेते हैं तो हम एकदम से पेपर से पहले एकदम परफेक्ट एक्टिव हो जाता है हमारा माइंड, कि हम सारी चीज़ों पर वही वर्क करने लगता है। उसके उस सिलेबस में क्या करते हैं एक एक चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हैं, पीछे की चीज़ें हो सकता है हमने ध्यान न टाइम पे पढ़ें तो पीछे की चीज़ें थोड़ी सी हम कॉन्सेप्ट हमारे भूलते जाते हैं, और जहाँ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भूले वहाँ हमारे क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं, मतलब बनते नहीं हैं, गलत होते हैं। तो ये सेट उसमें हेल्प करते हैं कि हमने कितना पीछे सीखा, वो सेट के माध्यम से हम पूरा रिवाइज एकदम से कर जाते हैं, जो हमें एग्जाम में हेल्प करता है पेपर से पहले। जरूर इसलिए कहते हैं मॉक लगाओ, और जो सेट हम करा रहे हैं वो सेट भी देखो, मॉक भी लगाओ खुद से, और जो सेट हम करा रहे हैं उनका सॉल्यूशन, तो किस तरीके से आप, सेट का मतलब ये है कि हम उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको कि कैसे प्रश्न को किस अप्रोच के साथ आपको हल करना है और किस तरीके से जल्दी से करके आगे बढ़ना है। सेट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे आने वाले सेट का नोटिफिकेशन आपको एकदम फटाक से आपके फ़ोन पे बजे और आप जल्दी से जाकर उसको देख डालो, है ना। तो पीछे नहीं रहना, टाइम है नहीं, टाइम बहुत कम है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 21 अगस्त तक चलेगा, तो टाइम है नहीं है, इस वजह से जल्दी सारे सेट जो भी अभी तक नहीं देखे वो भी देख लो, और जो भी मेरे आएंगे तो बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आप टाइम पे देख सको, है ना। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपके अगले सेट में, सेट नंबर 8 पे लेकर आएंगे ऐसे ही 25 अच्छे प्रश्न जो PYQ रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेट में।